हम जब भी लड़की देखने के लिए जाते तो पापा लड़की की जगह लड़की की माँ को देखते और खामियां निकालकर रिश्ते को इनकार कर देते। कहते कि लड़की की माँ शरीफ औरत नहीं है। हमें बहुत हैरानी होती पर हम चुप हो जाते। जब एक रोज पापा अपने दोस्त के बताने पर एक जगह रिश्ता लेकर गए, वहाँ जाते ही हमारे होश उड़ गए क्योंकि वह तो एक तवायफ का कोठा था। लड़की दुल्हन की तरह तैयार हुई और सामने बैठी थी। पापा ने उस लड़की को देखते ही पसंद कर लिया और रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। घर आकर पापा ने बताया कि वह लड़की बहुत नेक और शरीफ है और हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। पापा की बात सुनकर घर में कोहराम मच गया। हम में से कोई भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। भाई ने भी साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एक तवायफ से शादी नहीं करूंगा। फिर पापा ने कहा कि तुम रात को वहां जाकर एक बार लड़की को देख कर आना। हम सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन जब रात भाई लड़की को देखकर वापस लौटे तो रोते हुए भाई पापा के पैरों में गिर गए और पापा से माफी मांगने लगे। भाई पापा से कहने लगे कि आपने मेरे लिए बिल्कुल सही लड़की पसंद की है। वो लड़की हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा बहुत खुश हुए और उठकर बाहर चले गए, जबकि भाई भी उठकर अपने कमरे में चले गए। यह सब कुछ घर के माहौल को नापसंद गंवार गुजर रहा था। हमने भी भाई से पूछने की कोशिश की तो भाई ने रोते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। सब बहुत परेशान थे कि पापा और भाई के बीच जरूर कोई बात है। रात बहुत मुश्किल से कटी। सुबह के वक्त नींद में सबको अपनी आगोश में ले लिया। सबकी आंख सुबह 6 बजे खुली और फिर सुबह का आगाज हुआ। मम्मी और दीदी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं भी रोजमर्रा के काम करने लगा। अचानक से पापा ने घर का दरवाजा खोला क्योंकि पापा को स्कूल जाने का वक्त हो रहा था। हमारे पापा स्कूल के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल होने के साथ साथ वह बहुत ही नेक और जिंदा दिल इंसान थे। मैंने जब पापा की तरफ देखा तो वह बुझे हुए लग रहे थे। पापा नाश्ते की टेबल पर बैठकर सबको गुड मॉर्निंग कहा। मैं भी आकर पापा के पास बैठ गई। पापा ने मम्मी और दीदी को बुलाया और सबको नाश्ते की टेबल पर बैठने को कहा। सबने थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और पापा खड़े हो गए और अपने कमरे की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आ गए। भाई ने घर का दरवाजा खोला। दोनों के कमरे आमने सामने थे। दोनों की नजरें आपस में टकराई। भाई की नजरें सरों से झुक गई। हम सब हैरान थे कि आखिर भाई उस लड़की को देखने के बाद इस रिश्ते को कैसे मान गए हैं। उस वक्त पापा सिर्फ भाई को देखे जा रहे थे और हम सब कभी भी पापा को तो कभी भाई को देखते तो कभी एक दूसरे को। भाई ने आगे बढ़कर पापा का हाथ थामना चाहा और पापा ने हाथ झटक दिया और कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पापा की आवाज धीमी थी लेकिन बात सख्त थी। हम सब डर गए। पापा ने भाई से कहा कि तुमने मेरा मान और भरोसा तोड़ा है। भाई की नजरें शर्म से झुक गई थी और पापा स्कूल जाने के लिए निकल पड़े। भाई फिर से कमरे में बंद हो गए। मम्मी ने आगे बढ़कर भाई से उस लड़की के बारे में कुछ पूछना चाहा, मगर भाई कमरे में दोबारा बंद हो गए थे। मम्मी परेशान होकर सोफे पर बैठ गई। मैं और दीदी कभी बंद दरवाजे को देखते तो कभी मम्मी को। फिर मैं और दीदी मम्मी के कहने पर घर के काम करने लगी और देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो गया। मैं और दीदी दोपहर का खाना तैयार करने लगी क्योंकि पापा के आने का वक्त हो गया था। हम दोनों ने दोपहर का खाना खाया और लंच में बैठकर टीवी देखने लगी। हम दोनों को टीवी देखते काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी भी पापा घर नहीं आए थे। हम दोनों को काफी परेशानी होने लगी क्योंकि पापा भी नहीं आए थे और कई दफा दरवाजा बजाने के बाद भी भाई कमरे से बाहर नहीं आए थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो पापा सामने थे। दिल को सुकून मिला कि पापा आ गए हैं। मैंने पापा को गुड आफ्टर कहा और पापा जवाब देते ही अपने कमरे में चले गए। पापा हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाहर आए और भाई के बारे में पूछा। इतने में भाई कमरे से बाहर निकल आए और पापा को देखते ही उनकी आंखें दोबारा नम हो गई। पापा कुर्सी पर बैठ गए और भाई उनकी बगल में आकर जोर जोर से रोने लगे और भाई के इस तरह रोने से सबकी आंखें नम हो गई थी। पापा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका मान तोड़ दिया है। यह बात मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही है और ना ही मरने दे रही है। पापा मुझे लगता कि मेरी जिंदगी यूं ही खत्म हो गई है। पापा मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी में इस तरह से आएगा कि मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। पापा ने भाई से मुंह फेर लिया, लेकिन भाई ने पापा से कहा कि आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। फिर भाई ने बताना शुरू किया और फिर जो बात बताई भाई ने, उसको सुनने के बाद हम सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। भाई बोले, यह उस वक्त की बात है
जब मैंने MBBS के लिए एडमिशन कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने जब पहली दफ़ा आरती को देखा था तो वह साड़ी में खूबसूरत लग रही थी। उसका मासूम सा चेहरा लग रहा था और वह पहली मुलाकात थी जिस पर मैं दिल हार बैठा था। और फिर उसके बाद वक्त गुजरता चला गया, लेकिन इस सारे वक्त में आरती को भूल ना पाया था। और फिर मेरी और आरती की एक ही अस्पताल में ड्यूटी लग गई। आज भी मुकम्मल तौर पर साड़ी में थी, यहाँ तक कि वह अपने हाथों पर गुलाबन भी पहन रखे थे। मेरे दिल में मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था, जिसको मैं इतने वक्त से तलाश कर रहा था। वह मुझे मिल गई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। एक दिन अस्पताल में अचानक से इमरजेंसी आ गई और वहाँ पर सब डॉक्टर रात तक अपने काम को अंजाम देते रहे। उसमें मैं और आरती भी थी। सब डॉक्टर्स काम खत्म करके घर जाने ही वाले थे और मैं भी बहुत थका हुआ था। मैंने सड़क की ओर देखा तो आरती सड़क पर खड़ी थी। मुझे उसे वहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने गाड़ी ले जाकर उसके करीब रोकी और उसे लिफ्ट देने को कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इतनी रात को अकेले एक लड़की का सड़क पर खड़े होना अच्छा नहीं होगा। आरती कुछ देर बाद गाड़ी में बैठ गई, मगर रात काफ़ी हो जाने के कारण वह घबरा रही थी। मैंने उससे कहा कि आप घबराइए मत, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मुझे बताएं ताकि मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं। मैंने गाड़ी उसके बताए हुए पते पर ले जाकर रोकी। वह जल्दी से उतर गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो मेरी नज़रें उसी को ढूंढ रही थी, मगर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वह मुझे एक कॉरिडोर में नजर आई। उसने जब मुझे देखा तो मेरी ओर बढ़ी और आकर मेरा शुक्रिया अदा किया और अपने रात के रवैये पर माफ़ी मांगी। मैंने कहा शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, यह तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज था। और फिर वह चली गई और मैं भी सारा दिन बिजी था। और फिर हाय हेलो के साथ साथ हम दोनों की मुलाकातें होती गई, लेकिन इन सारी बातों में मैंने अभी तक उसको ध्यान से नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी। वह मुझसे ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती थी। शायद उसका ताल्लुक किसी नेक और इज्जतदार घराने से था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वह मुझसे अपने घर की बातें करने लगी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसका घर बहुत सख्त है। मेरे दिल में हर वक्त यही एहसास रहता कि उसका चेहरा देखूं। उसका चेहरा भी उसकी आवाज़ की तरह खूबसूरत है, लेकिन वह हर वक्त सर पर साड़ी का पल्लू रखती थी। मैंने उससे शादी के लिए सोचा था, बस अब मुझे उसके शादी और उसकी हाँ चाहिए थी। और फिर एक दिन मैंने उससे कह दिया कि मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वह खामोश हो गई और फिर अगले 2 दिन तक वह हॉस्पिटल में दिखाई नहीं दी। मैं यह सोच रहा था कि शायद उसे मेरी बात बुरी लगी थी। मुझे उसके घर जाना चाहिए। अभी मैं इसी बात पर सोच रहा था कि 2 दिन गुजरने के बाद वह मुझे अस्पताल में दिखाई दी और मैंने उससे पूछा कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं। और फिर अस्पताल में मुलाकात से अलावा हम दोनों ने एक दूसरे को नंबर भी दे दिया। हम दोनों की बातचीत मोबाइल फोन्स पर होने लगी और फिर दोनों का ताल्लुक बढ़ता गया। फिर मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं तुम्हें साड़ी के बगैर देखना चाहता हूँ। उसने कहा कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप मुझे देख लीजिएगा। और पहली दफ़ा मेरे दिल ने इस बात पर भरोसा नहीं किया था और मेरी उससे होने वाली हर बात पर उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश रखता। मैंने उसे नाराज़गी का इजहार भी किया था और फिर मैंने उसी वजह से 2 दिन तक उससे बात भी नहीं की थी। तीसरे दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों को शादी करनी है। इसके बाद तो मैं बहुत खुश हुआ और फिर हम दोनों एक जगह पर मिले और आज उसने भी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन आज उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि वह तो मेरे सोच से भी बढ़कर खूबसूरत थी। मैं इस सोच में पड़ गया कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और मैंने कहा कि यह खूबसूरती साड़ी में रहने के काबिल है। बस वह ज़्यादा देर नहीं रुकी और फिर चली गई। और फिर आरती की खूबसूरती में मैं दिन ब दिन घूमता चला जा रहा था। मैं हर वक्त उसके चेहरे को याद करता रहता था। हम दोनों की बात तो आदत के मुताबिक हो रही थी, लेकिन मैंने कभी उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं की थी। लेकिन मैं उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता था। उसकी खूबसूरती के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग पागल हो रहा था। उसे देखकर मेरी मोहब्बत कब हवस में बदलती चली गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैंने कुछ दिन बाद फ़ोन न करने का इरादा किया। वह मुझे फ़ोन करती और मैं उसकी कॉल काट देता और अस्पताल में भी उससे दूर दूर भागता रहा। शायद मैं अपने इस बदलाव को कोई नाम नहीं दे पा रहा था।
और फिर मैंने उसे दोबारा मिलने का इरादा किया। वह नहीं मानी, लेकिन मेरे ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वह मेरी बात मान गई। काश वह उस दिन आती ही ना। उसके बाद तो भाई के आंखों से आंसू आने लगे थे और अचानक से भाई बेहोश हो गए थे। मैं जाकर भाई के लिए पानी लेकर आई। पापा ने भाई के चेहरे पर छींटे मारी, मगर वह बेहोश पड़े थे। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और हम सब लोग भाई को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। भाई की हालत देखकर हम सबके हाथ पैर फूल गए थे और हम सब खुदा से दुआ कर रहे थे कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। मगर काफी वक्त गुजर गया था और दीदी बार बार पापा को फोन मिला रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहे थे और हम सबकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। रात हो गई थी और प्रियांशु भाई की कोई खबर नहीं मिल रही थी। हम सब टेंशन में बैठे हुए थे कि अचानक से फोन की घंटी बजी। दीदी ने जल्दी से फोन उठाया तो पापा की आवाज़ थी, तुम्हारे भाई को होश आ गया है, खतरे की कोई बात नहीं है, डॉक्टर सुबह उसको डिस्चार्ज कर देंगे, तुम लोग अपनी मम्मी का ख्याल रखो। हम लोग बहुत खुश थे। प्रियांशु भाई खतरे से बाहर थे। रात कट गई, सुबह का आगाज हुआ और हम लोग रोजमर्रा के काम करने लगे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और मैंने जाकर दरवाजा खोला तो भाई पापा के सहारे खड़े थे। मैंने पापा के साथ भाई को सहारा दिया और उनको ले जाकर कमरे में लिटा दिया। पापा आकर सोफे पर बैठ गए। मैंने उन्हें पानी का गिलास दिया और वह बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। मम्मी ने पापा से पूछा कि प्रियांशु को क्या हुआ था, आप कुछ बताएं तो सही कि प्रियांशु क्यों बेहोश हो गया था। पापा ने कहा कि डॉक्टर इसने कुछ न खाने की वजह से कमजोरी बताई है। भाई अपने कमरे में था। तभी मैंने पापा से पूछा कि आज आप स्कूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने छुट्टी ले ली है, मैं घर पर रहूंगा, अभी थोड़ी देर बाद मुझे कहीं जाना है। मम्मी ने पापा को नाश्ता दिया और उन्होंने नाश्ता खाया और नाश्ता के बाद अपने कमरे में कुछ देर आराम के लिए चले गए और हम सब लोग घर का काम करने लगे। दोपहर में भाई उठ गए थे और मम्मी ने भाई को नहाने के लिए कहा। भाई कुछ बेहतर लग रहे थे। इतनी देर में पापा कमरे से आराम करके बाहर निकल आए और मम्मी को बताया कि वह कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वह वापस आ जाएंगे। प्रियांशु भाई पापा को हैरानी से देख रहे थे और फिर सारा दिन गुजर गया। शाम के वक्त पापा घर लौट कर आए, उनके लिए दरवाजा खोला और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद उनको खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि वह खाना खाकर आए हैं और मम्मी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो फिर जो पापा ने कहा वह हम सब पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा था। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि पापा ने जो कहा क्या वह सच है। पापा ने कहा कि प्रियांशु और आरती की कल शादी है और हम सब बहुत हैरान थे कि हमारा एक ही भाई है और इस तरह से शादी हुआ भी इतनी सादगी से। और भाई दरवाजे पर खड़े पापा की बातें सुन रहे थे। प्रियांशु भाई जल्दी से आए और पापा के कदमों में बैठ गए। पापा ऐसा ना करें, उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी और मैंने उसके साथ जो किया है मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसा ना करें, मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन पापा मुझे थोड़ा वक्त दे दें। अच्छा, तुम्हें वक्त दे दें और तुम्हें एक और बदतमीजी करने का मौका दे दें और आरती की जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाए और उसका कोठे पर सौदा हो जाए और फिर मैं अपने आप को भी माफ़ ना कर पाऊँ। अच्छा हुआ कि मैं आज अपने दोस्त के पास गया था और उसने मुझे बताया कि तुमने जिस लड़की के साथ प्रियांशु की शादी तय की है उसे मोटी बाई बेचने वाली है। मैं उसी वक्त अपने दोस्त के साथ कोठे पर गया। वहाँ पर आरती ने मेरे सामने दुहाई की। उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से मैं बचा लूँ। वह मेरे सामने बहुत रोई। तुम्हें एहसास भी है कि मैं आरती के सामने कितना शर्मिंदा हो रहा था। मैं उसी वक्त कोठे वाली बाई को कुछ रकम देकर आरती को अपने दोस्त के घर छोड़ आया हूँ। उसके साथ जो तुमने किया है मैं बताऊँ या फिर तुम खुद ही बताओगे? तुमने मेरी शिक्षा को किस तरह से बर्बाद किया है। मम्मी भाई की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी। मम्मी ने भाई के कॉलर को पकड़ लिया और कहा कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने आरती के साथ क्या किया था। प्रियांशु भाई मम्मी के गले लग गए और कहा, मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर भाई ने बताना शुरू किया और जैसे जैसे वह बता रहे थे हम सबको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई ने कहा कि जब वह मुझसे मिलने आई तो शाम का वक्त हो रहा था। हमने उसे एक पार्क में मिलने थे और वह बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा दिल उसकी खूबसूरती में डूबा जा रहा था और मैंने उसे छोड़ने का इरादा किया और जब मैंने उसके माथे पर अपना हाथ रखा तो उसने अपना माथा पीछे कर लिया और वह थोड़ा पीछे होकर बैठ गई। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी नाराज़गी की वजह से यहाँ आई हूँ। तुम कुछ परेशान लग रहे थे। क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही थी?
फिर मैंने उससे कहा कि मैं अभी आता हूँ, और उस वक्त मैं पूरी तरह से बहक रहा था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए उसका घर चाहिए। उसने कहा कि ठीक है। मैंने आरती से कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक घर लिया है, और मैंने उससे कहा कि तुम चलकर एक दफ़ा देख लो। आरती ने इनकार किया तो मैंने उससे कहा ठीक है, तुम मुझसे बात मत करना। मेरे नाराज़ होने पर वह मान गई, और फिर उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं पूरी तरह से बहक रहा था। मैं बस उसे छूना चाहता था। मेरी मोहब्बत हवास बदल चुकी थी। मैं उसे लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वह अंदर जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, हम घर देखेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं उसे घर के अंदर ले गया और मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, और वह मुझसे डर कर 2 कदम पीछे हो गई। अब मैंने उसे हाथ लगाया तो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, और मैंने फिर उसे जोर से धक्का दिया, और मैंने कहा कि तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं तुमसे इतनी आराम से बात कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? उसने कहा प्रियंशु प्लीज़ हम दोनों यहाँ से चलते हैं। मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने उसे धक्का दिया और मैं उसके इज्जत पर हमला करने ही वाला था तो उसने लैंप उठाकर मेरे सर पर मारा, और मैं दर्द से चीख उठा। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भाग गई, और उसका दुपट्टा मेरे कदमों में पड़ा हुआ था, और फिर उसके पीछे मैं भी सड़क पर भाग रहा था। वह एक गाड़ी के सामने आ गई और मुझे लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया। भाई की जुबान से यह सब सुनकर जैसे हमारी जुबान पर ताला लग गया था, और यह ताला तब टूटा जब मम्मी ने एक जोरदार चांटा भाई के चेहरे पर मारा। मम्मी ने कहा कि यह सब सुनाते हुए तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? यह भी न सोचा कि तुम भी 2 बहनों के भाई हो? पापा भड़क कर बोले कि जब मैं अपने एक दोस्त के साथ रिश्ता देखने गया था तो वहाँ पर आरती ने मुझे पहचान लिया था, क्योंकि मैंने एक दफ़ा तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आया था, तभी उसने मुझे देखा था। तभी कुछ देर के लिए आरती अंदर कमरे में गई और एक कागज़ लाकर चुपके से मुझे दे दिया था, जिस पर उसने अपनी सारी आप बीती लिखी हुई थी, जिसे पढ़ने के बाद मेरा सर शर्म से झुक गया था। और जब वह गाड़ी के आगे आई थी तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वह बच गई थी। जब वह रोती हुए ऐसी हालात में अपने घर पहुंची तो उस पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। उसके शक्की माँ बाप ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और कहा कि अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। फिर वह जब रोती हुई सड़क पर जा रही थी तो तभी 2 बाइक सवार के हत्थे चढ़ गई। वह दोनों बाइक सवार उसे मोटी बाई के पास ले गई। उसे तो किसी चीज़ का होश नहीं था, फिर भी मोटी बाई ने उस पर बहुत जुल्म किए, उसे वहाँ नाचने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी वह अपने इज्जत की हिफाजत करती रही। या तो खुदा का शुक्रिया है कि उसने मुझे एक मजलूम की जान बचाने उस घर में भेज दिया, और फिर उस मोटी बाई को डरा धमकाकर तुम्हारा रिश्ता वहाँ तय किया। और जब मैंने तुम्हें वहाँ भेजा कि जाकर देखो मैंने तुम्हारा रिश्ता किससे किया है, तो मुझे लगा कि तुम शायद आरती से माफ़ी मांगोगे और उसे अपने साथ ले आओगे। तब भाई ने कहा कि मैं उसे देखकर हैरान हो गया था। पापा, मैं कल ही उससे शादी कर लूँगा, और मुझे यकीन है कि मैं खुद को उसके काबिल बना लूँगा और उससे माफ़ी भी मांग लूँगा, और तब तक माफ़ी मांगता रहूँगा जब तक आरती मुझे माफ़ नहीं कर देती। मम्मी ने कहा कि होना भी यही चाहिए। जब तक आरती तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। आज भाई की शादी का दिन था। मम्मी आरती से मिली तो शर्मिंदा थी और कहा कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मेरे बेटे ने जो कुछ किया वह माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम अपना दिल नरम जरूर करना। मम्मी ने आरती को लाल जोड़ा पहनने के लिए दिया। वह तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही थी। आरती को मम्मी ने सोफे पर बिठाया। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। पापा और भाई के साथ शादी के लिए वह सब लोग तैयार थे। पंडित जी ने शादी कराना शुरू किया। आरती उस वक्त बहुत रो रही थी, शायद वह अपने माँ बाप को याद कर रही थी। मम्मी ने उसे दिलासा दिया और कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर हम सब तुम्हारे घर चलेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे, देखना वह भी माफ़ जरूर कर देंगे। मम्मी ने आरती को हौसला दिया तो वह शादी के लिए मान गई। प्रियंशु भाई और आरती की शादी हुई। मम्मी ने आरती को खाना दिया और कहा कि मैं जब खाना खा लूँ तो उसे भाई के कमरे में छोड़ आऊँ। कुछ देर बाद भाई कमरे में दाखिल हुआ तो आरती खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। भाई ने आरती के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगी। आरती अब अपनी पिछली ज़िंदगी भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, इसलिए आरती ने भाई से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ बुरा सलूक करने पर माफ़ करती हूँ।
आपने मुझे शादी की है, मुझे इज्जत दी है, इसलिए मैं आपका और आपके घर वालों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, जिन्होंने मुझे उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बचा लिया है। शायद मुझे यह सब भूलने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाया है। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अगले रोज हम लोग आरती के घर गए थे। आरती और मेरे भाई ने उनसे माफ़ी मांगी और अपनी शादी के बारे में बताया। आरती के माँ बाप ने कुछ देर तो गुस्सा किया और फिर उन्होंने भी अपनी बेटी और मेरे भाई को सीने से लगा लिया। उसके बाद तो हम दोनों के परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम सब ने मिलकर शादी को अच्छे तरीके से मनाया। आज सब कुछ ठीक हो गया है। आरती भाभी और भाई अपनी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।